हेलो बच्चों, यू आर वंस अगेन विद आशु अरोड़ा, टीचर ऑफ एपीएस। यस स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड द इकोनॉमिक क्राइसिस। दिस इज द टॉपिक ऑफ क्लास 9th चैप्टर 3 नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। हाँ जी, पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड द इकोनॉमिक क्राइसिस, ये क्या टॉपिक है, ध्यान से सुनिए। पॉलिटिकल रेडिकलिज्म, रेडिकलिज्म मीन्स रेडिकल्स। रेडिकल्स अगर आपको याद होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन में रेडिकल्स कौन थे? रेडिकल्स हु वांट चेंज इन द सोसाइटी, वो सोसाइटी में चेंज चाहते थे। ठीक है, एज वी नो पीपल वर डिससेटिस्फाइड विद द वाइमर रिपब्लिक। जो जर्मनी में वाइमर रिपब्लिक था, ठीक है, जो वाइमर रिपब्लिक बना था, तो उससे लोग जो थे वो डिससेटिस्फाइड थे, सो दे वांट चेंज। तो इसलिए उन्होंने क्या किया था, दे वर सर्चिंग सम अनदर अल्टरनेटिव्स। वो ये चाहते थे कि वाइमर रिपब्लिक अच्छा नहीं है, तो वो उसके प्लेस पे कुछ और चाहते थे सोसाइटी में। तो वो दूसरा अल्टरनेटिव क्या था? वो क्या था? स्पार्टासिस्ट लीग। एक स्पार्टासिस्ट लीग जो है वो इस्टेब्लिश की गई थी वहाँ के लोगों के द्वारा जर्मनी में। तो जो ये स्पार्टासिस्ट लीग थी, ये क्या थी? द वाइमर रिपब्लिक वॉज चैलेंज्ड बाय स्पार्टासिस्ट लीग। ठीक है, वाइमर रिपब्लिक जो थी ये स्पार्टासिस्ट लीग से चैलेंज्ड थी। अब यहाँ पे क्या था, अब आप ये देखिए, जो स्पार्टासिस्ट लीग थी वो क्या था? इट वॉज अ ग्रुप ऑन पैटर्न ऑफ बोल्शेविक रेवोल्यूशन इन रशिया। देखिए, जैसे बोल्शेविक से ना हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा था, बोल्शेविक्स और मनशेविक्स। अगर आपको थोड़ा सा मैं आपकी जो हिस्ट्री थी वो रिकॉल करती हूँ। बोल्शेविक्स और मनशेविक्स टू ग्रुप्स थे। जो बोल्शेविक्स थे उनका लीडर कौन था? व्लादिमीर लेनिन। और वो क्या वो चाहता था? वो फ्रांस में क्या चाहता था? कम्युनिज्म चाहता था। कम्युनिस्ट पार्टी थी का लीडर था वो। और कम्युनिस्ट पार्टी कौन सी पार्टी होती है? वो पार्टी जो सोसाइटी में कुछ भी मीन्स प्रॉफिट्स होते हैं ना, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो भी प्रॉफिट होते हैं, दोज प्रॉफिट मस्ट बी डिवाइडेड अमंग द जो लेबर थे या वर्कर्स थे ऑफ द इंडस्ट्री। तो वो कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर था। तो बोल्शेविक्स रेवोल्यूशन इन रशिया इसी का एक पैटर्न था, स्पार्टासिस्ट लीग। एंड दे वर डिमांडिंग सोवियत स्टाइल गवर्नेंस। ये लोग ये चाह रहे थे कि डेमोक्रेसी को छोड़ो, तुम्हें हमें वो नहीं चाहिए, हमें सोवियत स्टाइल गवर्नमेंट चाहिए। सोवियत स्टाइल मीन्स वो कम्युनिज्म चाहते थे, वो कम्युनिस्ट टाइप की जो थी सोसाइटी वो चाहते थे। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, बट जो वाइमर रिपब्लिक था उसने इस चीज़ का अपोज किया, वो स्पार्टासिस्ट का अपोज किया। इनके जो वाइमर रिपब्लिक के जो मेन सपोर्टर्स थे वो कौन थे? सोशलिस्ट, कैथोलिक्स और डेमोक्रेट्स। इन्होंने क्या किया? स्पार्टासिस्ट का क्या किया? इन्होंने अपोज किया, उसे विरोध किया। तो वाइमर रिपब्लिक ने क्या किया? उन्होंने फ्री कॉप्स की हेल्प से स्पार्टासिस्ट को क्रश करने की कोशिश की। क्रश्ड द अपराइजिंग विद द हेल्प ऑफ फ्री कॉप्स। फ्री कॉप्स कौन थे? अब आप ये देखिए, जब जर्मनी में और ब्रिटेन में युद्ध हुआ था, फ्रांस में जब युद्ध हुआ था, तो उस केस में क्या था? जो थोड़े बहुत उनके आर्मी में जो लोग बच गए थे ना, वो थे हमारे फ्री कॉप्स। तो उनकी हेल्प से वाइमर रिपब्लिक ने इनके अपराइजिंग्स को क्रश करने की कोशिश की थी। वो क्यों? क्योंकि वाइमर रिपब्लिक जो थे वो कम्युनिज्म के बिल्कुल अगेंस्ट थे। दे वांटेड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, वो ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक चाहते थे। इसलिए देयर वाज क्लैश बिटवीन सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट के बीच में क्लैश बढ़ते चले गए। और जब ये क्लैश बढ़ते चले गए तो इस दौरान क्या हुआ? अब यहाँ पे हिटलर ने देखा कि देश को, कंट्री को चलाने की तरफ तो किसी का ध्यान ही नहीं है। जो वाइमर रिपब्लिक है वो अपने में लगा हुआ है कि हमने इस कंट्री में अपने आप को इस्टेब्लिश करके रखना है। और जो स्पार्टासिस्ट थे लीग, वो ही चाहते थे कि कंट्री में जो है कम्युनिस्ट पार्टी आ जाए, ठीक है, जो सोवियत स्टाइल की गवर्नमेंट आ जाए। तो इस चीज़ का बेनिफिट किसने उठाया था? हिटलर ने उठाया था। हाँ जी, सो हिटलर टुक एडवांटेज ऑफ दिस इररिकंसिएबल कन्फ्लिक्ट, जिस कन्फ्लिक्ट को इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं निकल सकता, तो इसका हिटलर ने एडवांटेज उठा लिया। प्रिवेलिंग इन जर्मनी ऑन दैट टाइम, उस टाइम पे जो जर्मनी में स्पार्टासिस्ट और वाइमर रिपब्लिक के सपोर्टर्स के बीच में जो भी कन्फ्लिक्ट था, इसका बेनिफिट किसने उठा लिया? अल्टीमेटली हिटलर ने। समझ में आ गई? हिटलर कौन था? उस टाइम पे जर्मनी का एम्परर था, लेकिन वो उस टाइम पे जर्मनी हार चुका था, इसलिए उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। समझ में आ गई? जर्मनी के ऊपर तो ब्रिटेन मीन्स फ्रांस का ही एक तरह से क्या हो गया था? सब्जुगेशन हो गया था। तो फिर यहाँ पे हिटलर ने उनकी इस कन्फ्लिक्ट का एडवांटेज उठा लिया।
बट जब कन्फ्लिक्ट का हिटलर ने एडवांटेज उठा लिया, अब इसका मतलब ये थोड़ा ना कि हिटलर उसी टाइम पे एम्परर बन गया, राजा बन गया और उसने जर्मनी को क्या कर लिया, अंडरटेक कर लिया और जर्मनी का राजा बन के बैठ गया उसके सिंहासन पे कि अब मैं जर्मनी चलाऊंगा। तो ऐसा नहीं था। अब पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स तो चल ही रहे थे, मतलब पॉलिटिकल रेडिकलिज्म तो चल ही रहा था। इसके साथ साथ में क्या हुआ, कंट्री में इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ते चले गए। अब जब दोनों पार्टीज आपस में झगड़ा कर रही हैं तो इसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, कंट्री की इकोनॉमी के ऊपर पड़ेगा। तो पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन ओनली हाइटन्ड बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1923। अब पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन बढ़ता चला गया, किसके तहत, 1923 में इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ गए। इकोनॉमिक क्राइसिस कैसे बढ़े थे, देखो, जर्मनी एंड वॉर रिपारेशन, ये हमने अभी पढ़ा था पिछली वीडियो में, हमने पढ़ा था पीस ट्रीटी ऑफ वर्साई। पीस ट्रीटी ऑफ वर्साई में क्या था, आप लोगों ने ये पढ़ा था। अगर मैं आप लोगों को आपकी हिस्ट्री थोड़ी सी रिकॉल करती हूँ, वॉर गिल्ट के बारे में पढ़ा था हमने। वॉर गिल्ट क्लोज क्या था कि जर्मनी रिस्पॉन्सिबल था सारे के सारे कॉम्पनसेशन को पे करने के लिए, और कॉम्पनसेशन लगभग कितना था हमारा, 6 बिलियन पौंड। यहाँ पे मैंने मिलियन लिखा है, दिस इज द बिलियन, 6 बिलियन पौंड। और वो उसे किन कंट्रीज को पे करना था, वो उसे पे करना था दैट इज द पोलैंड, फ्रांस, डेनमार्क एंड लुथानिया, इन कंट्रीज को उसे पे करना था। ठीक है, तो अब जर्मनी के ऊपर काफी सारा क्या था, एक तरह से कह लो कि कर्जा चढ़ गया था, तो जर्मनी को इसे भी पे करना था। 1923 में जर्मनी ने ये सब पे करने से मना कर दिया। जर्मनी रिफ्यूज्ड टू पे इन 1923। अब जब जर्मनी ने ये सब पे करने से मना कर दिया तो इस दौरान फ्रांस ने क्या किया, फ्रांस ने कहा कि अब ये सब तो तेरे को पे करना ही पड़ेगा। लेकिन जब जर्मनी ने पे करने से रिफ्यूज कर दिया, देन फ्रांस ऑक्यूपाइड रूहर रीजन टू क्लेम। अब उसने फ्रांस ने क्या किया, रूहर रिवर जो थी वो जर्मनी में फ्लो करती थी, उसके रूहर रीजन उसी को बोला जाता है, रिवर के पास में था। उसने वहां के जो कोल के जो उसकी माइंस थी ना, उसने उसके ऊपर जो है कब्जा कर लिया, उसे ऑक्यूपाई कर लिया। और वो एक उसका जर्मनी का एक बहुत ही लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया था। समझ में आ गई ना। अब जर्मनी ने ये सोचा था कि मैं पे करने से मना कर दूंगा तो उसके बाद जो है उसे पे नहीं करना पड़ेगा, लेकिन फ्रांस ने क्या किया, उसके रूहर रीजन पे को ऑक्यूपाई कर लिया जो उसका लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया था। अब जर्मनी को थोड़ी बहुत उम्मीद जो थी वो अपने इसी इंडस्ट्रियल एरिया से थी और फ्रांस ने उसे ऑक्यूपाई कर लिया था। अब जर्मनी क्या करता, जर्मनी रिटेलेटेड विद द पैसिव रेसिस्टेंस एंड प्रिंटेड पेपर करेंसी रेकरेसली। अब जर्मनी के पास क्या हो गया, अब कुछ भी इंडस्ट्रियल एरिया भी उसने ले लिया फ्रांस ने। अब जर्मनी के पास क्या था, अब लोगों के पास क्या था, अगर कुछ चीज़ खरीदनी तो पैसे नहीं थे, तो जर्मनी ने क्या किया, इस पैसिव रेसिस्टेंस से बचने के लिए उसने अपनी और पेपर करेंसी रेकलेसली मीन्स अंधाधुंध जो है उसने प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया। और इसके तहत क्या हो गया, वैल्यू ऑफ जर्मनी मार्क फेल, जर्मनी की करेंसी की वैल्यू डाउन होती चली गई। उससे क्या हो गया, प्राइसेस ऑफ द गुड्स इंक्रीज। प्राइसेस ऑफ द गुड्स इंक्रीज कैसे हो गए, बात को समझिए। जब भी किसी इकोनॉमी में पेपर करेंसी का फ्लो ज़्यादा हो जाएगा तो उस कंट्री की करेंसी की वैल्यू डाउन हो जाएगी और वहाँ पे गुड्स के प्राइसेस हाइक कर जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। आप ये देखिए कि जब एक चीज़ है आज, ठीक है, एक चीज़ है जो आज की डेट में कितनी है कि आप बिस्किट का पैकेट लगा लो, आप पार्ले जी का बिस्किट का पैकेट लेने जाते हो, छोटे वाला पैकेट 5 रुपीज़ का आता है। लेकिन हमारी कंट्री में लोगों के पास इतनी करेंसी हो जाती है, इतने पैसे हो जाते हैं, उनके लिए पैसे की वैल्यू ही नहीं रहती। मतलब लोगों के घरों में पैसे रुलते रहते हैं, ऐसा कुछ है। तो इस केस में क्या होगा, अब आप ये देखिए, लोगों के पास इतना पैसा है कि लोग क्या करते हैं, उस पैसे की वैल्यू नहीं समझते हैं। तो वो 5 रुपये, अब उस केस में क्या हो जाएगा, उस 5 रुपये की चीज़ की वैल्यू जो है कम से कम कितनी हो जाएगी, 500 रुपये हो जाएगी। समझ में आ गई बात। तो इस केस में प्राइसेस ऑफ द गुड्स इंक्रीज हो जाएंगे और सिचुएशन ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, प्राइसेस व्हेन द प्राइसेस ऑफ द गुड्स इंक्रीज, दैट इज द हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं जब प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं। समझ में आ गई बात। ये आपकी बुक में यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस वन।
हाँ जी, तब जर्मनी क्या करता है, जर्मनी उस केस में अगर उसने कोई चीज़ खरीदनी है, एक रोटी का टुकड़ा भी खरीदना है, टू बाय ए लॉफ ऑफ ब्रेड वॉज वाइडली पब्लिसाइज्ड इवॉकिंग वर्ल्ड वाइड सिंपथी। तो उसे एक रोटी का टुकड़ा खरीदने के लिए भी कम से कम एक बॉक्स भर के पैसे भी लेके जाता है ना, तो भी वो भी थोड़े पड़ते हैं क्योंकि उनकी करेंसी की वैल्यू नहीं है। तो उस केस में उन्हें एक चपाती भी नहीं मिल पाती इतने सारे पैसों से। एंड दिस इज नोन एज हाइपर इन्फ्लेशन, सिचुएशन व्हेन द प्राइसेस राइजेज फिनोमिनली हाई। तो अब इस केस इस सिचुएशन से उन्हें फ्रीडम दिलवाने के लिए कौन सामने आया, फ्रीडम दिलवाने के लिए अमेरिकन्स सामने आए। इवेंचुअली द अमेरिकन्स इंटरवेंड एंड बेल्ड जर्मनी आउट ऑफ द क्राइसिस बाय इंट्रोड्यूसिंग द डॉन्स प्लान। अमेरिकन एक डॉन्स प्लान के तहत जो है जर्मनी को इस सारी सिचुएशन से निजात दिलवाई, मीन्स राहत दिलवाई, फ्री करवाया, एंड विच रिवर्क द टर्म्स ऑफ रिपार्शरेशन टू ईजी द फाइनेंशियल बर्डन ऑफ जर्मनी। और इस चीज़ अब इस डॉन्स प्लान के तहत जो है जर्मनी को इस फाइनेंशियल बर्डन से छुटकारा मिला। ओके, तो ये था हमारा पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। इसके साथ साथ आपको थोड़ा सा आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन भी रिवाइज हो गया ना, बोल्शेविक एंड मेंशेविक्स का। ओके बच्चों, तो इस टॉपिक के साथ हम ये वीडियो ओवर करते हैं। हमारा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज द ईयर्स ऑफ डिप्रेशन। ओके, बाय।